हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण गुप्ता स्वागत करता हूं आप सबका इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में। और इस लेक्चर सीरीज़ में हम पढ़ेंगे ग्रामर, और यह उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत लाभदायक है जो एसएससी बैंक जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। ग्रामर के बारे में कुछ बातें मैं कहना चाहूँगा क्लास स्टार्ट करने से पहले, कि जनरली जो स्टूडेंट्स की अप्रोच रहती है ग्रामर में, तो इंग्लिश पढ़ते हुए वो सबसे जो ज़्यादा ध्यान देते हैं या पूरा जो ध्यान इंग्लिश सेक्शन में जो लगाते हैं वो ग्रामर सेक्शन में लगाते हैं। वो कहते हैं कि आरसी, वोकैब, इडियम फ्रेजेस या आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये जो है ये अनंत है, बहुत सारा है। तो इससे तो कोई गारंटी है नहीं कि मेरे को अगर पढ़ूंगा तो वो आएगा या नहीं आएगा। पर ग्रामर में फ़ायदा ये है कि अगर मैं उसको किसके कुछ रूल्स पढ़ लूँ और वही रूल अगर एग्ज़ाम में आ जाता है तो मैं ईज़िली उसको हैंडल कर पाऊँगा। इस बात को मैं यहाँ पे सपोर्ट नहीं करूँगा कि ये बात एकदम गलत है। यह सेक्शन ग्रामर से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस सेक्शन से आपकी ग्रामर भी अच्छी होती है, तो वो एक अलग चीज़ है। तो फिलहाल मैं आपको जो ले चलता हूँ ग्रामर क्लास की ओर, तो ग्रामर की इम्पोर्टेंस और किस प्रकार से जो है स्टूडेंट्स उसको पढ़ते हैं। देखिए, ग्रामर में पूरा ध्यान लगाने के बावजूद भी कि भाई इन सब टॉपिक्स को अगर छोड़ भी आप देते हैं और उसके बावजूद और ग्रामर में पूरा ध्यान लगाते हैं, बार बार पढ़ते हैं, तो भी आप स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, तो भी आप इससे घबरा रहे हैं, उसका कारण जान लीजिए। ग्रामर में आपको जो आप पढ़ रहे हैं तो आपको कंफ्यूजिंग लगता है पहली बात कि सर इतने सारे रूल्स हैं, लॉन्ग लिस्ट ऑफ रूल्स जो है इसमें होते हैं, और रूल्स तो चलो याद भी कर लें कैसे न कैसे, पर बहुत सारे उसमें एक्सेप्शंस भी होते हैं, अपवाद भी होते हैं, उनका क्या किया जाए। ठीक है, तो और इसलिए आपको लगता है कि ये स्कोर जो है लेस स्कोरिंग है, इसमें आप स्कोर अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपको कहूँगा कि ग्रामर बहुत ही सिंपल है और बहुत ही स्कोरिंग है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। ये डिपेंड करता है कि आपकी अप्रोच की क्या है। अगर आपकी अप्रोच इसमें रॉन्ग है तो यह होगा, और अगर आपकी अप्रोच राइट है तो यह होगा। ठीक है, अब जान लेते हैं सही अप्रोच क्या है। ठीक है, ग्रामर के पढ़ने में अप्रोच, आप समझिए बात को, कि दो स्टेप्स होते हैं ग्रामर में। एक होता है अंडरस्टैंडिंग द रूल, मतलब जो उसके रूल्स है उसको समझना या ग्रामर को समझना, एक तो ये स्टेप है। और दूसरा जो इसका जो स्टेप है वो है उसको अप्लाई करना। ठीक है, तो जनरली जो है स्टूडेंट्स ये वाला पार्ट तो करता है, पर ये वाला पार्ट नहीं करता है, और यहीं पे जो है गलती हो जाती है। अब यहाँ पे मैं आपको जो फर्स्ट पार्ट है उसमें भी दो प्रकार से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं रूल्स को। एक तो यह है कि ग्रामर के आपने वीडियो ट्यूटोरियल देख लिए या ग्रामर की आपने बुक देख ली, ठीक है, जिसको मैं बोलूँगा डायरेक्टली आप चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। और एक और चीज़ होती है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कही थी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जैसी चीज़ है, या फिर रीडिंग हैबिट एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप रूल्स को पढ़ते नहीं हैं, इन जनरल डायरेक्टली नहीं पढ़ते हैं, पर जब आप रीडिंग करते हैं तो ग्रामर जो है आपके ऑटोमेटिकली आती रहती है। तो जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर आप जो है, अगर आप हिंदी भाषी है तो आप जो है उसको, जैसे आपको बोलना है कि मुझको पानी पीना है, तो आप पानी पीना है तो उसकी ग्रामर यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको नेचुरली वो चीज़ आ गई है। पर मान लो कोई बंगाली है और उसको हिंदी परफेक्ट नहीं आती है, उसको बंगाली आती है, अगर वो हिंदी बोल रहा है और वो बोल रहा है कि आमी जो है पानी खाबो, तो उसमें उसको रूल याद करने की ज़रूरत पड़ेगी। पर जो उसको डेली कन्वर्सेशन में ला रहा है और एक बार अगर किसी ने उसको टोक दिया कि भाई पानी खाबो नहीं होता, पानी पीना होता है, तब वो समझाएगा कि पानी को पीते हैं। तो यह होता है नेचुरल तरीके से पढ़ना या फिर ऑर्गेनिक तरीके से उसको रूल्स को समझना। तो इस पे तो स्टूडेंट का सबसे ज़्यादा ध्यान रहता है, 100% रहता है, पर इस पे 0% रहता है।
पर अगर आप इस पे अगर भी फोकस करेंगे रीडिंग वाले सेक्शन में के थ्रू, जो नेचुरल टाइप से आप अगर उसको लेके आएंगे तो बहुत ही बेटर है। तो ये तो हो गई पहली बात, समझ गए आप। दूसरी बात आई है आप अप्लाई वाली बात। आपने रूल को पढ़ लिया, वहाँ पे वहाँ तक आप सीमित ना रहें, उसको आप अप्लाई करें। अप्लाई कैसे करें? आप पहले तो खंगाले कि एग्ज़ाम में इस चीज़ से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं उनकी एक सूची बनाएं, ठीक है। उससे आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा और आपको उसके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। तो एक तो ये काम करें, तो एग्ज़ाम के क्वेश्चंस का पैटर्न समझें। दूसरी बात ये है कि आप उसको अपनी डेली लाइफ में यूज़ करना सीखें। जैसे कि आप अगर अपने दोस्त से वार्तालाप कर रहे हैं, कन्वर्जेशन कर रहे हैं, तो उसमें उस रूल को यूज़ कर लें कैसे ना कैसे, ठीक है। तो आपकी वो चीज़ जो है वो पक्की हो जाएगी। या फिर आप अपने दोस्त को फेसबुक पे कोई मैसेज लिख रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं, तो कैसे ना कैसे उस रूल्स को यूज़ करने की कोशिश करके आप सेंटेंस बनाएं, ठीक है। चाहे बात जो है आपकी रिलेवेंट हो या इररिलेवेंट हो, आपने ये सोचना है कि मेरा उद्देश्य अपने दोस्त से बात करना नहीं है, अभी मैं उसको एक मैसेज भेजना चाहूँगा और जिसमें मैंने अभी जो ग्रामर पढ़ी है उसको यूज़ करते हुए मुझको एक मैसेज भेजना है। तो अगर आप जब ये काम करेंगे, जब कन्वर्सेशन करेंगे या आप रीड करेंगे, और जब जैसे मान लो कोई आप बुक रीड कर रहे हैं या नॉवल रीड कर रहे हैं, उसमें उन ग्रामर के रूल्स को देखेंगे तो वो चीज़ आपकी बहुत पक्की हो जाएगी। तो ये कन्फ्यूज़न सब मिट जाएगा। तो मैं आपको इन शॉर्ट इस पूरी बात का एक बात ये कहूँगा कि देखिए, ग्रामर जो है आप बार बार ना पढ़ें, उससे आपका टाइम भी वेस्ट होता है और ग्रामर कन्फ्यूजिंग लगेगी और आपका कुछ भला भी नहीं होगा। बार बार ना पढ़ें, आप क्या कीजिए, एक बार पढ़ें, एक बार पढ़ें और उस चीज़ को बार बार करें। एक बार पढ़ लीजिए ग्रामर, बार बार उसको मत पढ़िए, और एक बार पढ़ने के बाद उसी चीज़ को बार बार उसको यूज़ करें। ग्रामर बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल लगेगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगी और बहुत ही स्कोरिंग लगेगी। आइए समझते हैं व्हेन और व्हाइल में अंतर। द डिफरेंस बिटवीन व्हेन एंड व्हाइल। इन दोनों शब्दों में एक मामूली सा अंतर है। आइए जानते हैं वो मामूली सा अंतर क्या है, और उसके बाद हम जो है एग्ज़ाम्स जैसे आपके एसएससी बैंक में जो इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उनको हम कवर करेंगे। तो आइए जान लेते हैं व्हेन का यूज़ कब होगा और व्हाइल का यूज़ कब होगा। देखिए, व्हेन जो है वो 4 अक्षरों से बना है और व्हाइल जो है वो 5 अक्षरों से बना है। तो मैं आपको एक याद करने की टिप ये दे रहा हूँ कि देखिए, ये लंबा वर्ड है, ये छोटा वर्ड है। तो व्हेन जो यूज़ होगा जब किसी छोटे एक्शन को जोड़ने के लिए हम यूज़ करेंगे व्हेन का, फॉर कनेक्टिंग अ शॉर्टर एक्शन। और जबकि व्हाइल का हम प्रयोग करेंगे किसी बड़े या लंबे एक्शन को जोड़ने के लिए, फॉर कनेक्टिंग अ लॉन्गर एक्शन। इसके साथ ही किसी उम्र या स्थिति के संदर्भ में भी हम व्हेन का यूज़ करते हैं, फॉर रेफरिंग एन एज और अ कंडीशन। आइए कुछ एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ कि एग्जैक्टली क्या मैं कहना चाहता हूँ। देखिए, जैसे एक लाइन में आपको पढ़ता हूँ, आई वॉज रीडिंग व्हेन वाइल यू कम। और आपको जो है 2 ऑप्शन दे रखे हैं, व्हेन यूज़ करना है या वाइल यूज़ करना है। देखिए, यहाँ पे जो ये है कि मैं पढ़ रहा था कि जब आप आए या जिस दौरान आप आए। तो जब जो आने वाला जो एक इवेंट है वो एक छोटा इवेंट है। किसके लिए? जो ये बंदा कह रहा है कि मैं पढ़ रहा था जब आप आए। तो ये छोटे इवेंट के लिए मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे व्हेन का, ठीक है। छोटे इवेंट के लिए मैं यूज़ करूँगा व्हेन का। आई वॉज रीडिंग व्हेन यू कम या व्हेन यू केम। अच्छा, अगर मैं इसको ये बोलूँ आपको कि यहाँ पे केम की जगह यहाँ पे लिखा होता वर ट्रैवलिंग, ठीक है। आई वॉज रीडिंग वैन या वाइल यू वर ट्रैवलिंग, तो उस समय यूज़ होता आपका वाइल का, क्योंकि ट्रैवल जो एक क्रिया है, जो एक्शन है, वो एक लंबे समय का एक्शन है।
जैसे कि कोई 1 घंटे तक ट्रेवल कर रहा है और उस दौरान वो पढ़ रहा है, तो उस समय मैं यूज़ करूँगा वर ट्रैवलिंग। तो आई वॉज रीडिंग वाइल यू वर ट्रैवलिंग। समझ में आया छोटे एक्शन और बड़े एक्शन का अंतर। एक और उदाहरण ले लेते हैं। आई वॉज रीडिंग वैन वाइल यू वर ईटिंग। मैं पढ़ रहा था जब आप खाना खा रहे थे। तो खाना खाना कोई 1 सेकंड या 2 सेकंड या कोई इवेंट नहीं है, ये मे बी 5 मिनट लगा सकता है या 10 मिनट लगा सकता है। तो इस लंबे एक्शन के लिए मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे वाइल का। तो हमारा सेंटेंस होगा आई वॉज रीडिंग वाइल यू वर ईटिंग। अब मैं आपको ले चलता हूँ एक और केस की ओर। आई लाइक टू सिंग वैन वाइल आई एम हैप्पी। मैं गाना गाना पसंद करता हूँ जब मैं खुश होता हूँ। तो देखिए हैप्पी क्या है, हैप्पी एक कंडीशन है, एक स्टेट ऑफ माइंड है, एक मन की स्थिति है, खुशी होना। तो यहाँ पे जो स्थिति के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे यूज़ होता है वैन का। तो यहाँ पे जो हमारा सेंटेंस बनेगा वो ऐसा बनेगा आई लाइक टू सिंग वैन आई एम हैप्पी। बढ़ते हैं आगे। एक और आप केस स्टडी ले लीजिए। वैन वाइल आई वॉज अ चाइल्ड आई यूज टू वॉच मोगली सीरियल। ठीक है, जब मैं बच्चा था तब मैं मोगली सीरियल देखना पसंद करता था। अब यहाँ पे देखिए हम रेफ़र कर रहे हैं एक एज को या एक स्थिति को। तो उस केस में जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे एक उम्र को करने के लिए हम यूज़ करते हैं वैन का। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे वैन। तो ये हमारा बनेगा वैन आई वॉज अ चाइल्ड आई यूज टू वॉच मोगली सीरियल। आइए अब हम रूबरू होते हैं एसएससी बैंक में आए क्वेश्चन से, जिससे आपको इसके कॉन्सेप्ट, इसकी यूजेज आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो एक एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन हम उठा लेते हैं। सम वॉज नोकिंग एट द डोर व्हेन आई वॉज हैविंग माई बाथ, नो एरर डी। तो यहाँ पे एक सेंटेंस दे रखा है कि जब मैं नहा रहा था तो मेरे द्वार पे कोई गेट को खटखटा रहा था। अब देखिए यहाँ पे अपना वैन है और आपको नो एरर भी हो सकता है और एरर भी हो सकती है यहाँ पे। तो आप बताइए यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे मैंने जैसा आपको कहा था कि जैसे मैं नहा रहा हूँ, तो नहा रहा हूँ एक इवेंट नहीं है कि मैं 1 सेकंड में नहा लिया, 2 सेकंड में नहा लिया। इट टेक्स टाइम, लाइक 5 मिनट लग रहे हैं, 10 मिनट लग रहे हैं। तो एक लंबा एक्शन है ये, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वैन का यूज़ नहीं करूँगा, यहाँ पे मैं वाइल का यूज़ करूँगा, ठीक है। सिंपल कॉन्सेप्ट आप समझ गए। समवन वॉज नॉकिंग एट द डोर वाइल आई वॉज हैविंग माई बाथ। कॉन्सेप्ट क्लियर है। बढ़ते हैं आगे। अब क्वेश्चन है एलडीसी में आया हुआ। रोहन हैड बीन प्लेइंग फॉर हिज क्लब फॉर 15 years when his elbow got injured and nowhere। अब देखिए यहाँ पे अगर आप कंपेयर करेंगे, वैसे इस सेंटेंस में मैं आपको बता देता हूँ कि कोई एरर नहीं है। और हम जो यहाँ पे टॉपिक पढ़ रहे हैं वैन और वाइल का, तो उसके संदर्भ में बताता हूँ कि यहाँ पे वाइल क्यों नहीं यूज़ हुआ और वैन क्यों यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे जो यूज़ होगा वैन हिज एल्बो गॉट इंजर्ड। इसमें ये कहने का मतलब ये है कि रोहन जो है वो अपने क्लब के लिए खेल रहा है, 15 सालों से खेल चुका था जब उसकी जो है कोहनी में इंजर्ड हो गई है। तो यहाँ पे देखिए गॉट इंजर्ड एक इवेंट है, ठीक है, जिसको मैं कहूँ कि उसको चोट लग गई है। तो जब चोट लगना जो है वो ऐसा नहीं है कि चोट लगना एक बहुत बड़ा एक्शन है कि भाई 1 घंटे तक चोट लगी जा रही है। वो एक बॉल आई और उसके लग गई चोट कोहनी में या वो गिर गया, तो एक छोटा एक्शन है ये। तो उस मोमेंट्री एक्शन, छोटे एक्शन के लिए मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे वैन, जो सही है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। जो सीजीएल पे आया क्वेश्चन है, आई स्प्रेन्ड माई एंकल व्हेन आई वॉज प्लेइंग बास्केटबॉल एंड नो एरर, इसमें दे रखा है। तो आई स्प्रेन्ड माई एंकल व्हेन आई वॉज प्लेइंग बास्केटबॉल। तो यहाँ पे देखिए आप
यहाँ पे बास्केटबॉल खेलना एक लंबी प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि कोई 1 सेकंड या 2 सेकंड या 4 सेकंड या 15 सेकंड में बास्केटबॉल खेल लेगा। मे बी उसको आधे घंटे लग सकते हैं, 1 घंटा लग सकता है। तो एक लंबा एक्शन है प्लेइंग बास्केटबॉल। तो मैं यहाँ पे वैन का प्रयोग नहीं करूँगा एक लंबे एक्शन के लिए, जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझाया था। तो यहाँ पे आप यूज़ करेंगे वाइल का, और इसलिए ये सेंटेंस में एरर है। एरर कहाँ पर है? आपके बी वाले पार्ट में, यहाँ पे होगा वाइल का यूज़। अब आप ये आपके लिए ये होमवर्क है कि आप जो है वैन और वाइल के और जो क्वेश्चंस एग्जाम्स में आए हुए हैं उनको देखें, उनको सॉल्व करें, और वैन और वाइल से सेंटेंस बनाएं खुद से कि कौन सी कंडीशन में आप वैन का यूज़ करना चाहेंगे और कौन सी कंडीशन में आप वाइल का यूज़ करना चाहेंगे। या अपने दोस्तों को कोई टेक्स्ट मैसेज आप भेजें तो उसमें इस प्रकार से सेंटेंस बनाएं कि वैन का भी उपयोग हो जाए और वाइल का भी उपयोग हो जाए। तो इसके बाद ये गारंटी है कि अगर एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन वैन और वाइल पे आता है तो आप इजीली उसको हैंडल कर पाएंगे। आइए अब हम जो है लुक से रिलेटेड बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स जो है वो समझेंगे, जैसे कि लुक अप टू, लुक डाउन टू, लुक ओवर। और इनमें क्या डिफरेंस होता है, इनको कब कब हमको यूज़ करना होता है, वो हम अच्छे से समझेंगे। लुकअप का, लुक आफ्टर का, सबका मतलब। और हम देखेंगे कि किस प्रकार से एग्ज़ाम में जो है इस लुक से रिलेटेड जो फ्रेजल वर्ब है उस पर क्वेश्चंस आते हैं, और किस प्रकार से अगर क्वेश्चन आता है तो एग्ज़ाम में आपको क्रैक करना है। और इसके बाद मैं आपको समझाऊंगा एक प्रैक्टिकल उदाहरण से लेकर कि जिसमें इस लुकअप, लुक इनटू, लुक आफ्टर, सारे के सारे जो आपके फ्रेजल वर्ब है उसको मैं एक कहानी सुनाऊंगा आपको, उसमें आपको वो अच्छी तरह से याद हो जाए। ठीक है, सबसे पहले आप समझ लीजिए कि लुकअप, लुक से रिलेटेड कौन कौन से फ्रेजल वर्ब बनते हैं और उनके क्या क्या मतलब हैं। तो देखिए, हम शुरू करते हैं लुक से, और हम आ जाइए यहाँ पे, आ जाइए आप लुक अप पे आ जाइए। तो लुकअप जो है, लुकअप के आपके 3 मतलब निकलते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, समझिए बात को। अप मतलब होता है ऊपर, तो एक मतलब होता है ऊपर देखना, टू सी अबाउ। जैसे कि आप बोले लुक अप द स्काई या लुक अप द बर्ड्स। फिर दूसरा जो है इसका मतलब वो है टू फाइंड सॉल्यूशन, और उत्तर ढूंढना। जैसे कि मैं आपको कोई पैसेज पढ़ा रहा हूँ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, और आपको कोई वर्ड समझ में नहीं आया, तो आपने क्या करना है, आपको ने डिक्शनरी में देखना है। तो मैं उसको कहूँगा कि यू शुड लुक अप द डिक्शनरी। आप डिक्शनरी में उसका उत्तर ढूंढें, डिक्शनरी की तरफ देखें। और एक और जो लुकअप का मतलब होता है वो होता है टू बिकम बेटर, मतलब अच्छा होना, बेटर होना, चीज़ अच्छी करना। तो जैसे हम लोग बोलते हैं कि थिंग्स आर नॉट लुकिंग अप। ठीक है, जैसे कि इसको मैं कहना चाहूँगा एग्जाम्पल के थ्रू कि मैंने कुछ स्टार्ट किया वर्क, और मैं घर से निकलने वाला था, और बरसात भी हो गई, और जो है मेरी शर्ट प्रेस भी नहीं थी। तो मैं उसको बोलूँगा कि कुछ प्रॉब्लम है, और मतलब तो मैं बोलूँगा उसको थिंग्स आर नॉट लुकिंग अप, मतलब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर कुछ बेटर नहीं हो पा रहा है। तो इसका जो असली मतलब है लुकअप का, जो तीसरा मतलब है वो है टू बिकम बेटर। अब आप आ जाइए, लुकअप का मतलब आप समझ गए, तीनों इसके जो वर्ड्स हैं उसको आपने समझ लिया है। मैं आपको एक कहानी के माध्यम से और समझाऊंगा, पर अभी आप इन तीनों मैंने जो आपको बताया है वर्ड्स उसको समझिए, और जो सेंटेंस बनाए उसको आप समझिए, और उसको आप यूज़ करें अपने डेली लाइफ में, तो ये चीज़ और क्लियर होगी आपके। आइए नेक्स्ट वर्ड पे आ जाते हैं, लुक अप टू। यहाँ पे गैप है, अप टू। तो इसका क्या मतलब होता है, लुक अप टू का मतलब होता है रोल मॉडल या आदर्श जो है हमारा, उसके बारे में हम बात करते हैं, तो हम यूज़ करते हैं लुक अप टू। तो जैसे मैं अगर मैं कहूँ कि आई लुक अप टू माई पेरेंट्स, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने पेरेंट्स के ऊपर देख रहा हूँ। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मैं जो है उनकी तरह बनना चाहता हूँ, या
उनकी उनकी अच्छी क्वालिटी को लेना चाहता हूँ, मैं भी ऐसा करना चाहता हूँ, तो मैं बोलूँगा उसको आई लुक अप टू माई पेरेंट्स दैट आई शुड ऑल्सो लिव अ डिसिप्लिन्ड लाइफ। तो ये हो गया हमारा लुक अप टू। अब देखिए तीसरा जो अपना वर्ड है, ये हमारा पहला हो गया, ये हमारा दूसरा हो गया, और ये हमारा आ जाता है तीसरा। तो लुक डाउन टू। तो लुक डाउन टू फिजिकली अगर मैं बोलूँ कि लुक डाउन टू मतलब नीचे देखो, ऊपर देखना वैसे नीचे देखना, पर इस फ्रेजल वर्ब में लुक डाउन का एक और मतलब होता है, वो आप समझिए, वो है रेफरिंग टू अ इंफीरियर पर्सन। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो अपने से नीचे, या फिर जो या तो गरीब है, या फिर जिनके नंबर कम आ रहे हैं, या फिर जो कुछ कर नहीं पा रहे, लाइफ में बढ़ नहीं पा रहे, तो उसको हम बोलेंगे रेफरिंग टू इंफीरियर पर्सन के लिए मैं यूज़ करूँगा डाउन टू। जैसे मैं एक उदाहरण से आपको बताता हूँ, जैसे मैं बोलूँ आपको आई लुक डाउन टू स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन एग्ज़ाम। मैं उनको इंफीरियर या फिर उनको उनकी तरफ देखता हूँ, नीचे की तरफ देखता हूँ जो स्टूडेंट्स फेल हो गए हैं। तो ये वर्ड होता है डाउन टू का, लुक डाउन टू। आ जाइए आगे। आगे एक वर्ड है हमारा लुक ओवर। तो इसके दो मतलब हैं। एक तो इसका जो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो मतलब है, जो इसका जो लिटरल मतलब है वो ये है कि फिज़िकली हम देखा जाए, लाइक लुक ओवर द फेंस। जैसे कि आपका घर है और घर के बगल में एक और घर है पड़ोस आपका, और उसके बीच में एक दीवार है। तो अगर आप देखना चाह रहे हैं कि भाई वहाँ पे क्या हो रहा है दूसरे घर में, तो हम बोलेंगे लुक ओवर द बाउंड्री। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लुक ओवर का एक सिंपल मतलब। अब हम समझेंगे लुक ओवर का एक और मतलब जो है, जो लिटरल मीनिंग नहीं है इसका, वो क्या है वो समझिए। वो है टू चेक, मतलब चेक करना चीज़ों को, एक बार ओवरव्यू लेना चीज़ों का। तो जैसे मैं सेंटेंस में आपको यूज़ करके बताता हूँ, आप समझिए बात को। मैं बोलूँगा आई वॉन्ट टू लुक ओवर द आंसर शीट बिफोर सबमिशन। तो जैसे मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ और एग्ज़ाम में मैंने जो है पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया है और आंसर शीट को मैं सबमिशन कर ही रहा हूँ, टीचर को दे रहा हूँ, तो इट इज़ बेटर टू लुक ओवर द आंसर शीट कि भाई मैंने कोई छोटी मोटी कहीं गलती नहीं कर दी है, या उसको दोबारा चेक करने के लिए, तो उसके लिए भी मैं यूज़ करूँगा ओवर।